Hello everyone, welcome to Officer Atta 24/7. A very good afternoon or good evening to all of you. Right? तो यहाँ पर ABFM का मॉड्यूल डी जो है पेड बैच में स्टार्ट हो चुका था और एंड होने वाला है. ठीक है, जो अभी लेटेस्ट बैच आपका स्टार्ट हुआ था मंजिल बैच, उसमें एक्चुअली आपका मॉड्यूल डी एंड होने वाला है. देन मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी और मॉड्यूल फिर ए आपका स्टार्ट होगा. ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है दैट इज फ्रॉम द ग्रीन बॉन्ड टॉपिक. ठीक है, ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं? दीज आर द डेट इंस्ट्रूमेंट जो कि प्रोसीड किए जाते हैं, राइट, और ये नॉर्मली इशू किए जाते हैं फॉर द ग्रीन एनवायरमेंट, फॉर द ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए. ठीक है, सो व्हाट इज द राइट आंसर? यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या है. क्वेश्चन है यहाँ पे, ग्रीन बॉन्ड आर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट हु प्रोसीड द फाइनेंस न्यू और एग्जिस्टिंग ग्रीन इनिशिएटिव that qualify which of the following activity is not covered by the green bond objective. Option A है यहाँ पे, effort to combat air pollution, climate alteration, changes to the demography, extinction of the species and depletion of the natural resources. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? That is related to the green bond, right? बताइए what can be the right answer? ग्रीन बॉन्ड जो है फिक्स इंस्ट्रूमेंट है whose proceed, right, finance the new or existing green initiative that qualify which of the following activity is not covered by the green bond objective. बताइए what can be the right answer? इसका राइट आंसर है आपका डेमोग्राफी. ठीक है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द ग्रीन बॉन्ड. तो ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं? नॉर्मली ग्रीन बॉन्ड वो डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कि इशू किए जाते हैं to raise the money for a green project like climate change, renewable energy, clean transport, waste management, sustainable water. 2016 में सेबी ने इसके लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी दिया है और डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क भी दिया है. ठीक है, वो मैंने आपको पूरा पेड बैच में पढ़ाया है डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क, राइट, कि जब भी कोई एंटिटी ग्रीन बॉन्ड इशू करती है तो उसे क्या क्या डिस्क्लोज करना जरूरी है. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रीन सेबी के जो डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क है. ऑफ कोर्स क्वेश्चन आ सकता है ILDS. ठीक है, ILDS नॉर्म्स. तो यूके ने यहाँ पे काफी ज्यादा, देखिए हुआ क्या एक्चुअली, इतने टाइम में काफी ज्यादा इंकरेज किया जा रहा है ग्रीन बॉन्ड को. तो इंडिया में भी ग्रीन बॉन्ड को बहुत ज्यादा इंकरेज किया जा रहा है और आरबीआई ने लास्ट ईयर ही ग्रीन बॉन्ड को इशू भी किया था. इस बार का जो G20 समिट इंडिया में हुआ था अभी लास्ट ईयर, उसमें भी क्लाइमेट चेंज, ग्रीन बॉन्ड, ये सब एक एजेंडा था. ठीक है, दिस वन ऑफ द प्राइम एजेंडा. तो यहाँ पे नेक्स्ट इस पे आते हैं ISO पे. ऑफ कोर्स ISO से क्वेश्चन आपका जरूर आता है. ठीक है, तो ISO आपको याद तो करने हैं कि 32210 ISO किसके लिए है? SF के लिए, सस्टेनेबल फाइनेंस के लिए. 14007 ISO है आपका CB के लिए. क्लास में मैंने आपको पूरा डिटेलिंग में भी बताया है. 14008 है आपका MV के लिए और ये आपका CC के लिए 14097. तो आपको डिटेलिंग में ऑलरेडी पढ़ाया गया है. सपोज आप बहुत डिटेलिंग में याद नहीं भी रख पाते हैं तो आई थिंक इट विल बी मोर देन इनफ कि आप कम से कम इतना याद रखें कि 32210 SF के लिए है, ये CB के लिए, MB के लिए और ये राइट दैट इज रिलेटेड टू दी CC. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर स्पैक से. स्पैक चैप्टर में आपका ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हूँ. लास्ट चैप्टर है मॉड्यूल डी का. ठीक है, इसमें क्या कहा गया है स्पैक का? देखिए मतलब क्या होता है, पहले तो फुल फॉर्म आपको याद रखना है. फुल फॉर्म है इसका स्पेशल, फुल फॉर्म पे क्वेश्चन आ चुका है, स्पेशल पर्पस राइट एक्विजिशन कंपनी. ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, एक स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी. ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इफ द एक्विजिशन इज नॉट मेड within how many years of IPO the SPAC is delisted and the money is returned to the investor. नॉर्मली होता क्या है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करती है, मतलब कोई भी शेल कंपनी, बेसिकली स्पैक कंपनी, वो क्या करते हैं, इसके स्पॉन्सर सबसे पहले मनी रेज करते हैं थ्रू दी IPO. उसके भी पहले वो मनी रेज करते हैं फ्रॉम दी क्वालिफाइड इन्वेस्टर के थ्रू. ठीक है, प्राइवेट इक्विटी फंड के थ्रू. उसके बाद दे विल गो फॉर दी पब्लिक, मनी रेज करते हैं एंड फाइनली दे विल गो फॉर दी मर्जिंग और मे बी एक्विजिशन. ठीक है, अगर बाय चांस 2 साल में ऐसा नहीं हो पाता,
ना मर्जिंग हो पाती है ना एक्विजिशन हो पाता है। तो यहाँ पर स्पैक को वो पैसा लौटाना पड़ता है इन्वेस्टर को, 1 ईयर में, 2 ईयर में, 3 ईयर में या फिर 4 ईयर में। बताइए विच कैन बी द राइट आंसर। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, और इस पे आपका क्वेश्चन ऑफकोर्स आ सकता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली निकल के आ सकता है, मतलब आया भी है लास्ट ईयर इनफैक्ट। ठीक है, बहुत गिने चुने क्वेश्चन है स्पैक में जो कि आने के चांसेस है। तो दिस इज वन ऑफ दैम। 5 या 6 क्वेश्चन पिछली बार आए थे और वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्योंकि स्पैक में थोड़े बहुत, मतलब बहुत बड़ा चैप्टर भी नहीं है, बट कवरेज बहुत ज्यादा है। मतलब लास्ट ईयर यहाँ से कम 5 या 6 क्वेश्चन आए थे जून एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर इट इज 2 ईयर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पैक से रिलेटेड कुछ पॉइंट जरूर याद रखिए। पहला पॉइंट, स्पैक के दिमाग में हमेशा टारगेट कंपनी रहती है जिसे उसे मर्जर करना होता है या एक्विजिशन करना होता है। ठीक है, विद इन 24 मंथ्स और लेस। स्टेक होल्डर जो है स्पैक में, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, कौन कौन होते हैं? स्पॉन्सर होते हैं जो कि ओनर होते हैं स्पैक के, इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्टर मतलब लाइक क्वालिफाइड इन्वेस्टर, प्राइवेट इक्विटी और मे बी आम जनता। टारगेट मतलब वो कंपनी जिसको मर्जर किया जाना है, जिसको एक्विजिशन किया जाना है। तो यहाँ पे स्पॉन्सर टिपिकली हैव दी 20% ऑफ द स्टेक इन स्पैक थ्रू द फाउंडर शेयर इन एडिशन टू दी वारंट। तो यहाँ पे स्पैक को हम कई बार ब्लैंक चेक कंपनी भी कहते हैं। ठीक है, ब्लैंक चेक कंपनी, राइट। हाँ, तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं एक बार, व्हाट कैन बी द राइट आंसर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, स्पैक स्पॉन्सर टिपिकली ओन व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टेक इन दी स्पैक थ्रू लाई अंडर शेयर इन एडिशन टू वारंट टू परचेज मोर शेयर। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। यहाँ पर स्पैक के जो स्पॉन्सर होते हैं और पब्लिक होती है, ठीक है, स्पैक स्पॉन्सर जो होते हैं और पब्लिक जो होती है, इनका कितना रेशो रहता है। ठीक है, व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर स्टेक, राइट, इन एडिशन टू वारंट टू परचेज मोर शेयर, व्हाट कैन बी द परसेंटेज। बताइए क्या हो सकता है राइट आंसर। क्या हो सकता है राइट आंसर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए राइट आंसर है आपका 20%। स्पैक के स्पॉन्सर का जो शेयर होता है वो 20 होता है, पब्लिक का 80 होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग टारगेट फर्म। अब यहाँ पे उल्टा हो रहा है। देखिए स्पैक में क्या हो रहा था, स्पैक में हो रहा था पहले आईपीओ फिर टारगेट फर्म। ठीक है, मतलब मर्जर इक्विजिशन बाद में, पहले पैसा लो फिर मर्जर करो। डी स्पैक में क्या होता है, डी स्पैक में होता है पहले टारगेट फर्म को मर्जर करो, फिर बाद में यू विल रेज दी फंडिंग, बाद में फंडिंग रेज करो। स्पैक का एकदम उल्टा है। बताइए, वैसे तो आंसर आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा, बट व्हाट कैन बी द राइट आंसर। बताइए क्या लगता है क्या हो सकता है राइट आंसर इसमें। सीआईबी के देखिए रजिस्ट्रेशन 7 मई से स्टार्ट होने वाले हैं, और रजिस्ट्रेशन के बाद पेपर जो है एग्जैक्टली 2 महीने का टाइम आपको मिल रहा है। 7 जुलाई को पहला पेपर है एबीएम का, तो इसीलिए हम लोग नया बैच लेके आ रहे हैं 1 मई को। बैच का नाम है यहाँ पे जोश बैच, बाइलिंगुअल का है, और जील बैच इंग्लिश का है। ठीक है, 1 मई ऑनवर्ड। तो वहां पर आपके 3 सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं, एबीएम, एबीएफएम और बीएफएम, तीनों स्टार्ट हो रहे हैं। बीआरबीएल थोड़ा 13 मई तक स्टार्ट होगा, बाकी तीनों आपके 1 मई से स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द टारगेट फर्म एंड फाइनलाइजिंग द मर्जर ऑफ स्पैक विद इट इज नोन एज। तो यहाँ पे एग्जैक्टली उल्टा हो रहा है, दैट इज डी स्पैक।
यहाँ पे टारगेट फर्म को पहले फाइनलाइज किया जाता है, मर्जर किया जाता है, फिर आईपीओ रेज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, ये बुक का ही क्वेश्चन है आपकी, स्पैक इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है? द स्पैक इज एन एंटिटी स्पेसिफिकली set up with the objective of acquiring a firm in a particular sector. SPAC aim to raise money in IPO without any operation or revenue. If the acquisition is not made within 1 year of the IPO, the SPAC is declined and money will be returned to the investor. SPAC is also known as blank check company. बताइए what can be the right answer? यहाँ पे आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, अभी देखिए। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पे कि SPAC जो है वो एंटिटी है स्पेसिफिकली सेटअप विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्वायरिंग अ फर्म इन अ पर्टिकुलर सेक्टर। बी ऑप्शन है स्पैक एम टू रेज मनी इन आईपीओ विदाउट एनी ऑपरेशन और रेवेन्यू। सी है यहाँ पे इफ द एक्विजिशन इज नॉट मेड विद इन 1 year ऑफ आईपीओ, इनकरेक्ट ढूंढना है, गलत स्टेटमेंट आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है राइट, उसके हिसाब से जो राइट आंसर बनता है यहाँ पे इफ द एक्विजिशन इज नॉट मेड विद इन 1 year ऑफ द आईपीओ, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए 2 year, इट शुड बी 2 year। ठीक है, जो कि गलत है, एब्सोल्युटली गलत है। बाकी सारे सही है। ठीक है, बाकी सारे जो स्टेटमेंट है दैट इज ऑलरेडी द करेक्ट वन, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। देखिए एक और क्वेश्चन है रिगार्डिंग दी स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी स्पैक। पहला यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ये स्पैक जो है वो आपकी ब्लैंक चेक कंपनी है एंड इट इज एन एंटिटी स्पेसिफिकली सेटअप टू एक्वायर अ फर्म इन अ पर्टिकुलर सेक्टर। सो दिस स्पैक एम टू रेज मनी in an initial public offering IPO and at this point it does not have any operation or revenue। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों ही, या फिर कोई भी नहीं? बताइए व्हाट कैन बी द राइट आंसर? ठीक है, यहाँ पे बताइए क्या हो सकता है राइट आंसर? ठीक है, व्हाट इज द राइट आंसर? यहाँ पे आपका राइट आंसर है बोथ 1 and 2। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्पैक क्या होता है, स्पैक को ब्लैंक चेक कंपनी कहा जाता है, राइट, क्योंकि इसमें कुछ भी स्पेसिफाई नहीं होता है कि किस कंपनी को एक्वायर किया जा रहा है या फिर जो भी पैसा रेज किया जा रहा है उसका उपयोग कहाँ पे होगा। दिस स्पैक एम टू रेज मनी राइट in an initial offer public offering and at this point it does not have any operation or revenue। तो यहाँ पे आंसर आपका बोथ 1 and 2 है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
राइट। यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पैक। ठीक है, इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है स्पैक की, राइट। फर्स्ट है इनएबिलिटी टू ट्रैक यूज ऑफ द फंड, हाई रिटर्न, हाई मार्केट कैप, इंक्रीज डिस्क्लोजर नॉर्म्स। बताइए व्हाट कैन बी द राइट आंसर। What can be the right answer? The right answer is inability to track use of fund. So the right answer here is that is 1. ठीक है, inability to track use of fund. So that is the right answer. ठीक है, now what is the right answer here? That is inability to track use of fund. ये which of the following, so यहाँ पर देखिए आप क्या होता है, हाई रिटर्न तो नहीं होता, मार्केट कैप इनफैक्ट लो होता है, और डिस्क्लोजर नॉर्म्स अभी फिलहाल उतने नहीं है। ठीक है, बट इनएबिलिटी टू ट्रैक यूज ऑफ फंड में क्या है यहाँ पे कि आप एक्चुअली पता नहीं कर पाते कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन, Which of the following best describes working capital? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करती है वर्किंग कैपिटल के बारे में? The fund invested in fixed asset like machinery and building, the total of the company's liability and equity, the difference between a company's current asset and current liabilities, the capital raised through issuance of long-term bonds. इनमें से कौन सा होगा राइट आंसर? Which of the following best describes working capital? कौन सी लाइन वर्किंग कैपिटल के बारे में बेस्ट डिस्क्राइब करती है? जब तक आप आंसर करेंगे चार्ट में तब तक मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताती रहती हूँ। एक कंपनी में दो तरीके की कैपिटल चाहिए होती है, एक होती है लॉन्ग टर्म, एक होती है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म कैपिटल चाहिए होती है आपको असेट खरीदने के लिए, ठीक है, आप असेट खरीदना चाहते हैं, उससे इनकम जनरेट करते हैं। बट ये जो असेट आप खरीद रहे हो इनकम जनरेट करने के लिए, यहाँ पे एक और बेनिफिट क्या होता है कि असेट आपने खरीद तो लिया, बट इस असेट को वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? आपको स्मॉल टर्म कैपिटल चाहिए होगी, डे टू डे कैपिटल चाहिए होगी, जैसे लेबर का पेमेंट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, फैक्ट्री का रेंट वगैरह है, या फिर कोई भी छोटा मोटा खर्चा है फैक्ट्री में, डीजल का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, राइट। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको हर दिन पैसा चाहिए होगा, और ये पैसा जिस कैपिटल से अरेंज किया जाता है उस शॉर्ट टर्म कैपिटल को हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो एक होती है हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल, एक होती है हमारी शॉर्ट टर्म कैपिटल। लॉन्ग टर्म कैपिटल हम लोग यूज करते हैं असेट वगैरह खरीदने में, एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल हम लोग यूज करते हैं डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, विच वी कॉल एज वर्किंग कैपिटल, राइट। नाउ ये जो वर्किंग कैपिटल है ये निकाली कैसे जाती है? तो हमारी कंपनीज में एक वर्ड होता है करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट वो है जहां से हम पैसा जनरेट करते हैं, राइट, तो जहां से हमें कैश में कन्वर्जन मिलता है। सो एक ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट है। ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? आपने कैश लगाया, वो कैश कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज वन ऑपरेटिंग साइकिल। तो इस ऑपरेटिंग साइकिल में आप क्रेडिट सेल करते हो, जब आप क्रेडिट सेल करते हो तो आपके डेटर्स आ जाते हैं जो कि करंट एसेट होते हैं, राइट। आपका कैश आ जाता है जो करंट एसेट होता है, बैंक का बैलेंस आ जाता है जो करंट एसेट होता है। तो एक पर्टिकुलर पूरी साइकिल जहां से कैश कैश में कन्वर्ट हो उसे हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। तो इस ऑपरेटिंग साइकिल में काफी सारे करंट एसेट जनरेट होते हैं,
ये जब कैश में कन्वर्ट होते हैं तो हमारे पास पैसा आ जाता है। अब इसमें से हमारी कुछ ऑब्लिगेशंस भी जनरेट होती हैं, जैसे अगर आपने रॉ मटेरियल उधार पे खरीदा तो उस केस में क्या होगा, आपको वो पे तो करना है बट वो आपकी करंट लाइबिलिटी बन गई। तो करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, जो पैसा बचा, जितना पैसा आया, जितना पैसा आपने दिया, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है वर्किंग कैपिटल, क्योंकि ये एक्सेस ऑफ करंट एसेट हो जाएगा। करंट एसेट ज्यादा है, करंट लाइबिलिटी कम, तो आप इसको यूज कर सकते हैं अपनी डे टू डे वर्किंग कैपिटल में, राइट। ये आपका बन गया वर्किंग कैपिटल। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1000 रुपए की आपकी जरूरत है, मतलब एक महीने में लेट्स से आपको 1000 रुपए चाहिए अपना बिजनेस चलाने के लिए, डे टू डे खर्चों के लिए, और यहां से करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज करके आपको 200 रुपए बच रहा है, यानी 1000 रुपए यहां पर है, 800 रुपए यहां है, आपका 200 रुपए अरेंज हो रहा है, ठीक है। बट आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है, 1000 रुपए की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसे फुलफिल करना पड़ेगा बाय यूजिंग फाइनेंस दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। तो मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए, वर्किंग कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। तो द डिफरेंस बिटवीन अ कंपनीज करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज सीड फाइनेंसिंग? providing capital required for product development and initial marketing activities, financing the commercialization and production of products, providing small sums of capital necessary to develop a business idea, financing the expansion of growth companies. What is the concept of seed financing? क्या होगा राइट आंसर? नाउ सीड फाइनेंसिंग की अगर हम बात करें, सीड फाइनेंसिंग किससे रिलेटेड होता है? सो सीड इज लाइक बेसिक प्लांट के लिए, जर्मिनेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? बीज चाहिए होता है। सिमिलरली एक बिजनेस की शुरुआत कहाँ से होती है? एक आइडिया से शुरू होती है। सो आइडिया इज मोर लाइक अ जर्मिनेशन, ठीक है, और उस जर्मिनेशन के लिए हमें चाहिए पैसा। तो ऐसा पॉसिबल है कि किसी के पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, राइट, वो होता था ना एक आइडिया जो आपका जीवन बदल दे, तो वो जीवन बदलने वाला आइडिया आपके पास है, बट उसको फाइनेंस करने के लिए अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो कॉन्सेप्ट होता है सीड फाइनेंसिंग का। यानी कोई व्यक्ति अगर अपने बिजनेस आइडिया को, उसके पास बिजनेस आइडिया है बहुत अच्छा, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ फंड्स नहीं है, तो अपने बिजनेस आइडिया को स्मॉल फंड चाहता है उसके लिए, है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ फंड चाहता है टू स्टार्ट द बिजनेस, टू इनिशिएट द आइडिया, दैट इज कॉल्ड एज योर सीड फाइनेंसिंग। तो जहां पर भी बिजनेस के छोटे से उसके लिए बिजनेस आइडिया के लिए छोटा सा अमाउंट ऑफ फंड दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज सीड फाइनेंसिंग, ठीक है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज सेकेंड स्टेज फाइनेंसिंग एम्ड एट? फाइनेंसिंग द expansion of growth companies, financing the commercialization of product and production of product, providing working capital funding and required financing for young firms during the growth period, providing small sums of capital necessary to develop a business idea. What do you think is the right answer? What is second stage financing aimed at? Now, if we talk about second stage financing, किससे related है? Is it related with the expansion of growth companies, commercialization? So one thing is very clear, ये business idea से तो related नहीं है, because business idea से related होता तो ये seed financing होता, है ना, business idea से तो related नहीं है, ठीक है। Then कमर्शलाइजेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, तो ये अगर सेकेंड स्टेज है ना, तो सेकेंड स्टेज में आप प्रोडक्शन तो नहीं कर रहे होगे। ये किससे रिलेटेड है? वर्किंग कैपिटल फंडिंग एंड फाइनेंसिंग यंग फर्म्स ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड। तो ऑब्वियसली सेकेंड स्टेज क्या है? जहां पे ग्रोथ आ जाती है, ग्रोथ का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो सेकेंड स्टेज फाइनेंसिंग में हमें वर्किंग कैपिटल यानी डे टू डे के लिए पैसा चाहिए और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए। देन नेक्स्ट वन, what advantages does a listing company on stock exchange provides in terms of its liquidity, in terms of its equity?
It allows the company to bypass corporate tax. It ensures the company is dominant in the industry. It increases the liquidity of the equity share. It automatically increases the company's profit margin. क्या होगा राइट आंसर? What are the advantages that a listing company on a stock exchange provides in terms of its equity share? तो अगर हम equity share के रिस्पेक्ट में बात करें तो यहाँ पे क्या बेनिफिट हमें मिलता है? जब आप इक्विटी शेयर खरीदते हो तो इसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे अगर हम एक इक्विटी शेयर की बात करें और उसकी ट्रांसफरेबिलिटी की बात करें, ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब होता है बेसिकली बेचना, तो दैट इज वेरी इजी, मतलब इट इज वेरी लिक्विड इन दैट टर्म्स, है ना. लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्रॉब्लम होती है ना, क्योंकि लिमिटेड पीपल है, वहीं पे आप शेयर बेच सकते हो. तो अगर एक कंपनी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे तो उसका बेस्ट पार्ट क्या है? आपको लिक्विडिटी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है, यानी आप जब भी चाहें अपने शेयर को बेच सकते हैं और उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इट इंक्रीजेस द लिक्विडिटी ऑफ द इक्विटी शेयर. तो इसका बेसिक पर्पस क्या है कि ये इक्विटी शेयर्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है इफ इट इज अ कंपनी, इफ इट इज लिस्टेड इन अ स्टॉक एक्सचेंज. तो अगर कोई भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो उसको लिक्विडिटी प्रोवाइड होती है, वो अपने इक्विटी शेयर्स को जब चाहे तब बेच सकती है. ठीक है. देन which of the following technique is commonly used to adjust for risk and uncertainty in capital budgeting decision? Payback period method, net present value method, internal rate of return method, or sensitivity analysis? Which of the following technique is used? Which of the following technique is commonly used to adjust for risk and uncertainty? Now पहले के 3 मेथड अगर आप देखो तो ये रिलेटेड तो है कैपिटल बजटिंग से, बट ये कैपिटल बजटिंग में किस चीज से रिलेटेड है? ये बेसिकली मेथड्स हैं फॉर एनालाइजिंग अ प्रोजेक्ट. ये किससे रिलेटेड है? ये मेथड है फॉर एनालाइजिंग अ प्रोजेक्ट. एनालाइजिंग अ प्रोजेक्ट का मतलब क्या हुआ? आपने कैपिटल, मतलब आपने पैसा लगाना है ना, आप पैसा लगा रहे हो बिकॉज एक कोई भी प्रोजेक्ट है ए बी और आप उसमें पैसा लगाते हो, आपको रिटर्न मिलेगा. तो वो एनालाइज करने के लिए कि कितना पैसा आप लगा रहे हो, कितना आउटफ्लो आ रहा है, वेदर इट इज एडवाइजेबल टू गो फॉर इट और नॉट, उसके लिए ये 3 मेथड्स हैं. सो पे बैक, नेट प्रेजेंट वैल्यू या फिर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. देयर आर सर्टेन मेथड्स जिनको यूज करके आप क्या कर सकते हो? आप रिटर्न, है ना, एनालाइज कर सकते हो कि क्या रिटर्न आ रहा है. लेकिन क्या इन फैक्टर्स में रिस्क एडजस्ट हुआ है? क्या इन फैक्टर्स में अनसर्टेनिटी एडजस्टेड है? क्यों? अगर थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर हुआ तो ये मेथड्स आपको नहीं बता पाएंगे. ये मेथड तो आपको क्या बता रहे हैं कि करंट सिचुएशन में वेदर इट विल बी बेनिफिशियल और नॉट. लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है कि आर दीज मेथड्स और are these methods incorporating all these adjustment with respect to risk और uncertainty? what if कल को outflow की cost बढ़ गई, what if हमारा inflow कम हो गया, taxes बढ़ गए, बट ये सारी चीजें तो incorporated नहीं है और ये जरूरी भी है. क्यों? क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में uncertainty को तो हमने अकाउंट ही नहीं करा है. इसीलिए we have to use a method called sensitivity analysis. ये क्या करता है? हमारे प्रोजेक्ट्स को डिफरेंट पैरामीटर्स पे चेक करता है और उसमें अनसर्टेनिटी और रिस्क को एडजस्ट करता है. तो हमें पता चलता है कि भाई अगर लेट्स से रिस्क बढ़ गई तो रिस्क में अगर कोई चेंज हुआ तो हमारा कितना प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट होगा. नाउ सेंसिटिविटी एनालिसिस का एक डिसएडवांटेज ये है कि ये एक टाइम पर एक ही फैक्टर को चेंज करता है. सिनेरियो में आप मल्टीपल चीजों को चेंज कर सकते हो, बट सेंसिटिविटी में 1 फैक्टर एट अ टाइम होता है. ठीक है. Next one, what features of equity shares allow shareholders to use them as collateral? The shares come with the voting right. The share offers fixed dividend. They are marketable and valuable security. They always appreciate. क्या होगा right answer? तो क्या हम shares को collateral रख सकते हैं? What features of equity share allow shareholder to use them as collateral?
क्या होगा राइट आंसर? नाउ जब भी हम इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं, राइट, व्हाट आर द फीचर्स? राइट आंसर क्या होगा? दे आर मार्केटेबल एंड वैल्यूएबल सिक्योरिटीज, करेक्ट, इसीलिए हम उसे गिरवी रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, फॉर इन्वेस्टमेंट अंडर द गवर्नमेंट रूट हुज प्रायर अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। आपको एफडीआई के केस में किसकी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होगी? नाउ अगर गवर्नमेंट रूट, तो एफडीआई क्या है? बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टमेंट, राइट। जब भी आप ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे दो रूट होते हैं, एक होता है ऑटोमेटिक, एक होता है गवर्नमेंट। सो एज द नेम सजेस्ट, ऑटोमेटिक में ना आपको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। बट व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट दी गवर्नमेंट रूट, तो वहां पे अप्रूवल चाहिए। किसका अप्रूवल चाहिए? हमें चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अप्रूवल, राइट। तो उसके बिना आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। Next one, how does higher volume of production generally impacts the cost of production? Number one, it reduces the fixed cost per unit, increases the fixed cost. It reduces the variable cost, it increases the variable cost per unit. क्या होगा राइट आंसर? नाउ अगर हम हायर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट आवर कॉस्ट। अगर हायर वॉल्यूम होता है तो हमारी जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है ना, वो कम हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए आप देते हो और 10 यूनिट बन रही है। जैसे एक रूम में आप 1000 रुपए दे रहे हो रेंट में और 10 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। उसी रूम में अगर 100 यूनिट बननी शुरू हो जाए, रेंट तो 1000 जा रहा है, अब 10 की जगह 100 यूनिट का प्रोडक्शन होने लगा। ये कितना हो गया? 100। ये कितना हो गया? 10, ठीक है। तो आप देखो आपकी फिक्स कॉस्ट पर प्रोडक्ट क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट वन, सो हमेशा जब भी वॉल्यूम बढ़ेगी ना, आपकी फिक्स कॉस्ट ही इंपैक्ट होगी, बिकॉज वेरिएबल तो प्रोडक्ट वाइज होती है। Then what may be a significant constraint for a consumer product with large market when planning for big volumes? High variable cost, large capital investment, marketing expenses, high brand building cost. क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा राइट आंसर? Now, अगर what may be a significant constraint for a consumer product with large market when planning for big volume? High variable cost, large capital investment, marketing investments या फिर high brand building cost. तो अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी significant चीज़ों की, ठीक है, किसी भी significant चीज़ों की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर आप वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, उस केस में क्या होगा? तो हायर प्रोडक्शन लेवल पे ना एक प्रॉब्लम जो आता है वो यही आता है कि आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है, राइट। यहाँ पे आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट ना काफी ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, एपीटी यूटिलाइजेस, दैट इज आर्बिट्रेज प्राइसिंग थियरी, यूटिलाइजेस the linear relationship between the assets expected return and several macroeconomic factors or variables. Which of the following is not one of the factors mentioned in the paragraph? Right, number 1 is GDP.
जीडीपी, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रेट, मार्केट रिटर्न्स, गोल्ड प्राइसेस, क्या होगा राइट आंसर? नाउ अगर हम बात करें तो एपीटी दैट इज आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी का बेस्ट पार्ट ये है कि ये मार्केट रिटर्न्स को इनकॉर्पोरेट करता है, जो कि और सारे फैक्टर्स में नहीं होता, बिकॉज इट इज एक्चुअली इनकॉर्पोरेटिंग मेनी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। ऐसा नहीं होता है कहाँ पर आपके और मेथड्स में, ठीक है। तो एक ऐसा फैक्टर जो कि नहीं कवर किया जाता दैट इज मार्केट, ठीक है। चलिए ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस आज के। मीनवाइल हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है ऑफिसर अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं सुप्रभा आप लोगों की ABFM मेंटर। ऑलरेडी पेड बैच में जो पुराने हमारे पेड बैचेस चल रहे थे वहां पर आपका जो ABFM है, राइट, तो क्लासेस आपकी उसमें ऑलरेडी हो चुकी है D मॉड्यूल की, और मैं अभी स्टार्ट करूंगी A मॉड्यूल, पर अभी आपका B और C मॉड्यूल स्टार्ट होगा पहले। तो कल से हमारा नया बैच जो है वो आने वाला है, राइट। और नए बैच में यहाँ पर ऑलरेडी पेड बैच जो है वो आपका कल से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 1 मई से आपका पेड बैच स्टार्ट हो रहा है, नया बैच जोश बैच, ठीक है। ये आपका कल स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पर ABFM जो है, जैसे आपको पता है ऑलरेडी कि 4 मॉड्यूल है, मॉड्यूल A, B, C एंड D। ये जो मॉड्यूल है कंप्लीटली डिफरेंट है, इट इज मोर रिलेटेड टू मैनेजमेंट, और कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग करता है आपका ABM के साथ भी और HR इलेक्टिव के साथ। बट जो B, C और D मॉड्यूल है, B और C थोड़ा रिलेटेड है, और D मॉड्यूल जो है वो मिक्स है, मतलब वहां पर आपको हाइब्रिड फाइनेंस, स्टार्टअप फाइनेंस, AI, बिजनेस एनालिटिक, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं वो लिए हैं मॉड्यूल A से। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हु इज ऑथर ऑफ द बुक, राइट, who is author of the book Management, Task, Responsibility and Practice? That is Peter F. Drucker, Andy Fayol, F.W. Taylor and Elton Mayo. So who is the author of this book? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन वैसे कभी आया नहीं है, बट ऑफ कोर्स इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना, कि बुक के ऑथर कौन है, हु हैज कॉइन्ड दिस वर्ड, इस तरीके के क्वेश्चन अब IIBF पूछने लगा है। पिछली बार ABFM में तो नहीं आए थे ऐसे क्वेश्चन की ऑथर ऑफ बुक कौन है या फिर हु हैज कॉइन्ड दिस वर्ड, बट ABM में जरूर आए थे। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मे बी इस बार शायद आपसे हु हैज कॉइन्ड दिस वर्ड या फिर बुक के ऑथर कौन है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जब भी आपकी मेन मैराथन होगी वहां पर पूरा एक प्रॉपर वे में मैं आपको बताऊंगी कि ये बुक्स हैं, ये पूरा इस तरीके से हम लोग वहां पे करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मैनेजमेंट, टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रैक्टिस? पीटर एफ ड्रिकर, हैंडी फ्योल, F.W. टेलर या फिर एल्टन मायो? बताइए क्या है इसका राइट आंसर। द राइट आंसर इज पीटर एफ ड्रिकर। सेकेंड क्वेश्चन है, हु हैज कॉइन्ड दिस वर्ड द मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ जंगल? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, द मैनेजमेंट थ्योरी जंगल, ठीक है। काफी फेमस है ये वर्ड, और राइट बताइए क्या मीनिंग होता है इसका, द थ्योरी ऑफ जंगल, द थ्योरी मैनेजमेंट थ्योरी जंगल। बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि जो मैनेजमेंट थ्योरी होती है वहां पर मैनेजमेंट का मीनिंग बताया गया है कि मैनेजमेंट है क्या। मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, मैनेजमेंट का मतलब होता है टू गेटिंग थिंग्स डन, काम करवाना, ठीक है, लोगों से ऑर्गेनाइज ग्रुप में काम करवाना, राइट, अपना एक तरीके से जो भी ऑर्गेनाइजेशन का काम है वो करवाना। सो ये एक आर्टिकल था जो पब्लिश हुआ था, और इसके जो हु हैज कॉइन्ड दिस वर्ड, ये वर्ड दिया है कून्स ने, ठीक है। आपने देखा होगा मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो ज्यादातर कून्स ने दिए हैं। तो इन्होंने क्या बताया था इसमें, इन्होंने ये बताया था कि देयर आर वेरियस स्कूल मैनेजमेंट थ्योरी, जो कि हम लोग पढ़ेंगे, राइट। तो ये एक आर्टिकल था, एक पेपर पब्लिश हुआ था, द मैनेजमेंट थ्योरी जंगल, जो H. कून्स ने पब्लिश किया था 1961 में। और इसमें इन्होंने किस पे फोकस किया था, इस पे उन्होंने फोकस किया था वेरियस अप्रोचेस ऑफ मैनेजमेंट,
ठीक है। तो इन्होंने इस पे बहुत सारी जो अप्रोचेस थी मैनेजमेंट की उसके ऊपर फोकस दिया था, ठीक है। जैसे कि सिस्टम थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी है, न्यू क्लासिकल थ्योरी है, राइट, इसके ऊपर इन्होंने फोकस किया था। तो ये जो आर्टिकल है 1961 में इन्होंने पब्लिश किया था और इसमें इन्होंने 6 स्कूल टोटल बताए थे। मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियरल डिसीजन थ्योरी, बहुत सारी चीजें उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल बताए थे। तो यहाँ पे जंगल का मतलब क्या है? जंगल का मतलब है यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरी, ठीक है। जंगल इज लाइक जहां पर कि मैनेजमेंट को डिफाइन किया जाता है, इट इज अ बॉडी ऑफ द नॉलेज, और बहुत सारी थ्योरीज इसमें आती है कि हमें लोगों से काम कैसे कराना है, राइट। सो दैट इज अ मैनेजमेंट थ्योरी, जंगल, ठीक है। ठीक है, थर्ड स्कूल है यहाँ पे, विच स्कूल ऑफ मैनेजमेंट believe in the use of the technology for increasing efficiency of employees and lay down more emphasis on the organization. Look at the organization as a machine and the employee as its part, who are important only as a means of production. ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? क्लासिकल स्कूल, न्यू क्लासिकल, सिस्टम स्कूल, ये सारे स्कूल के बारे में कून्स ने ही बताया है, ठीक है। उनका जो एक पेपर पब्लिश हुआ था द मैनेजमेंट थ्योरी जंगल, जिसमें उन्होंने डिफरेंट टाइप की अप्रोचेस के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये पूछा जा रहा है कि विच स्कूल ऑफ मैनेजमेंट बिलीव इन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय एंड lays down more emphasis on the organization, looks at the organization as a machine and employee as its part. ठीक है, मतलब यहाँ पे एम्प्लॉय को कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया गया, केवल ये कहा गया है कि एम्प्लॉय को पैसे दीजिए, एम्प्लॉय को ट्रेन कीजिए, उनकी प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दीजिए, उनकी एफिशिएंसी पे ध्यान दीजिए, सो दैट दे विल वर्क फॉर यू, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को मशीन समझा गया है और एम्प्लॉय को उस मशीन का एक पार्ट, जैसे कि लैंड है, मशीन है, मटेरियल है, वैसे ही एम्प्लॉय है। मतलब एम्प्लॉय को कुछ ऐसा कुछ अलग से इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, ठीक है। तो ये स्कूल है आपका क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, जहां पर रेबल हाइपोथेसिस आती है, एफ.डब्ल्यू. टेलर आते हैं, मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि एम्प्लॉय जो है एक हायरार्की को फॉलो करिए, उन्हें ट्रेन करिए, उनकी प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दीजिए, दे विल वर्क फॉर यू, दैट्स इट, बस इतना इसका पर्पस है। सो दैट इज द क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। इसके बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। यहां पर आती है आपकी डगलस मैकग्रॉगर की थ्योरी, ठीक है। इस थ्योरी में इन्होंने थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई, ये किस बारे में? डगलस मैकग्रॉगर की जो थ्योरी है ये किस बारे में? हाउ वर्कर फील अबाउट देमसेल्फ, हाउ मैनेजर फील अबाउट देमसेल्फ, हाउ मैनेजर बिलीव द वर्कर आर, हाउ वर्कर फील अबाउट अदर वर्कर। सो व्हाट इज द राइट आंसर? राइट, जो आपकी थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई है ये एक्चुअली ये बताती है कि हर एक एम्प्लॉय को डील करने का अलग तरीका है, ठीक है। हर एक एम्प्लॉय को जो डील करने का तरीका है वो अलग होता है, इट इज कंप्लीटली डिपेंड, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या बताया डगलस मैकग्रॉगर ने, कि ये बताता है कि एक लीडर अपने एम्प्लॉय को कैसे समझता है और उनको कैसे डील करता है। तो ये बेसिकली आपको लीडरशिप के बारे में ज्यादा बताती है। इसमें इन्होंने क्या बताया कि जो थ्योरी एक्स है ये एक नेगेटिव अजम्पशन पे बेस्ड है, मतलब बहुत आलसी लोगों के लिए है, ठीक है। तो दिस इज बेस्ड ऑन दी नेगेटिव अजम्पशन एंड दिस इज बेस्ड ऑन दी पॉजिटिव अजम्पशन, ठीक है। नेगेटिव अजम्पशन क्या है? इसमें ये माना जाता है कि जो वर्कर होते हैं उनमें कोई एम्बिशन नहीं होता, ठीक है, अवॉइड करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना, आलसी होते हैं, बहुत ज्यादा गोल ओरिएंटेड नहीं होते। तो थ्योरी एक्स स्टाइल के जो मैनेजर होते हैं वो ये मानते हैं कि उनके जो वर्कर है वो इंटेलिजेंट नहीं होते, लेजी होते हैं, आलसी होते हैं, उन्हें जबरदस्ती काम कराना पड़ता है, ठीक है, पुश करना पड़ता है। तो ये स्टाइल आपको बताती है ऑथोरिटेरियन स्टाइल ऑफ लीडरशिप, ये मैं आपको पेड क्लास में पढ़ाऊंगी काफी, ऑथोरिटेरियन, राइट। और ये बताती है पार्टिसिपेटिव। जबकि थ्योरी वाई वाले जो मैनेजर हैं इट इज बेस्ड ऑन दी पॉजिटिव अजम्पशन। ये क्या मानते हैं? पॉजिटिव अजम्पशन
कि जो वर्कर है वो अपने आप मोटिवेटेड होते हैं, इंटरनली मोटिवेट होते हैं और वो खुद से काम करना जानते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में उनकी एक वैल्यू होती है। तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं, उन्हें पुश नहीं करना पड़ता, उन्हें बल्कि पार्टिसिपेट कराइए, जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें उनको पार्टिसिपेट कराइए, सो दे विल वर्क फॉर यू, ऐसा इन्होंने बताया। दैट इज द थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। तो थ्योरी एक्स जो है वो नेगेटिव अजम्पशन पे बेस्ड है और थ्योरी वाई जो है आपकी वो पॉजिटिव अजम्पशन पे बेस्ड है, ठीक है। ऑप्शन ए है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि हाउ वर्कर फील अबाउट देमसेल्फ, हाउ मैनेजर फील अबाउट देमसेल्फ एंड हाउ मैनेजर बिलीव द वर्कर आर। तो यहाँ पे आंसर इसका सी है, ठीक है, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। तो ये डगलस मैकग्रोगर ने दिया, थ्योरी एक्स है आपकी निगेटिव अजम्पशन के बारे में और थ्योरी वाई है आपकी पॉजिटिव अजम्पशन के बारे में। निगेटिव जो है वो ऑथोरिटेरियन देता है और पॉजिटिव जो है वो पार्टिसिपेटिव देता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पर मिस्टर ए जो है वो पीएनबी में काम कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट 10 ईयर एंड ही अवॉइड एक्सेप्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रेफर टू बी लेड और डायरेक्टेड बाय सम अदर। ही इज सेल्फ सेंटर्ड एंड indifferent to the organizational needs. He has little ambition and dislike the responsibility, prefer to be led but want security. We are talking about which theory of Douglas MacGregor? तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे थोड़ी नेगेटिव अजम्पशन पे बेस्ड है कि जो एम्प्लॉय है वो अवॉइड करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ठीक है, वो चाहते हैं कि कोई उन्हें पुश करे, कोई उन्हें डायरेक्ट करे, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, बहुत लिटिल एम्बिशियस होते हैं, जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, आलसी होते हैं, सिक्योरिटी तो चाहते हैं बट काम करना नहीं चाहते, मतलब नेगेटिव अजम्पशन मतलब थ्योरी एक्स है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि नहीं एम्प्लॉय बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मोटिवेटेड होते हैं, खुद से काम करना जानते हैं, जो मैनेजर कहता है उनकी बात मानते हैं, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट थ्योरी वाई हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ थ्योरी एक्स की। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपका पिछली बार आया था। ये क्वेश्चन आता है नॉर्मली। सेकंड है यहाँ पे हर्जबर्ग की थ्योरी के बारे में। अकॉर्डिंग टू दी सेटिस्फायर डिससेटिस्फायर थ्योरी, रिकॉग्निशन, अचीवमेंट, वर्क इटसेल्फ, ये क्या है आपके? देखिए हर्जबर्ग ने टोटल 2 फैक्टर दिए, एम एफ एंड एच एफ। मोटिवेशन फैक्टर में इन्होंने क्या बताया, ये वो फैक्टर होते हैं जो मोटिवेट बहुत करते हैं पर अगर ना भी मिले तो कहीं ना कहीं आपको डीमोटिवेट डिससेटिस्फाइड नहीं करते। एच एफ क्या होते हैं? एच एफ आपके वो फैक्टर होते हैं जो आपको मोटिवेट नहीं करते पर अगर ना मिले तो डिससेटिस्फाइड बहुत करते हैं, जैसे सैलरी वगैरह। एम एफ क्या है आपका? रिकॉग्निशन है, अचीवमेंट है, वर्क इटसेल्फ है, सो दैट इज एम एफ, ठीक है, ये आपके एम एफ है, मतलब मोटिवेशन फैक्टर, राइट। इसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए, राइट, ठीक है। इसके बाद देखिए कौन सा क्वेश्चन है, इसके बाद है क्वेश्चन आपका विच इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस, एडॉप्शन ऑफ न्यू फिलोसफी, सीजिंग डिपेंडेंस ऑन द इंस्पेक्शन एंड इंटर रिलेशनशिप। ये तीनों ही आपके टीक्यूएम के कॉन्सेप्ट है। देखिए ये 14 प्रिंसिपल है जो टीक्यूएम के हैं। कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस, टीक्यूएम का मतलब क्या है? कंटिन्यूसली क्वालिटी पे ध्यान देना, सो दैट जो आपके इंटरनल स्टेक होल्डर है और जो आपके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है दोनों आपसे खुश रहे। कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना, एडॉप्शन ऑफ न्यू फिलोसफी, सीजिंग डिपेंडेंस ऑन इंस्पेक्शन, स्टॉपिंग लोएस्ट बिड सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल राउंड इंप्रूवमेंट, जॉब ट्रेनिंग पे, लीडरशिप पे, ड्राइविंग आउट फियर, डाउन बैरियर एंड एक्सोर्टेशन। सो ये आपके टोटल 14 प्रिंसिपल है टीक्यूएम के, और कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन इस बार आया था एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बैच की डिटेलिंग बताती हूँ कि कहाँ पर बैच जो है वो अवेलेबल है, और बैच आपका कल से स्टार्ट हो रहा है, राइट।
जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे ABM, BFM और ABM। ठीक है, एक सेकंड। हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ऑफिसर अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं सुप्रभा, आप लोगों की ABFM बाइलिंगुअल मेंटोर। यहाँ पर मैं आपको जो क्वेश्चन कराने वाली हूँ वो है मॉड्यूल ए से। जैसा आपको पता है कि कल अभी हाल ही में लेटेस्ट हमारा जो नया बैच है, जोश बैच, वो स्टार्ट हुआ है, राइट। कल जिसमें कि ABM की ओरिएंटेशन क्लास हुई थी, और ये बैच आपका अभी 8 में से फुल फ्लेज स्टार्ट होने वाला है, राइट। तो यहाँ पर आपका जो ABFM स्टार्ट होगा, जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि 4 मॉड्यूल हैं ABFM में, मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी एंड डी। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन कराने वाली हूँ मॉड्यूल ए से। मॉड्यूल ए आपका, अगर आपने ABM थोड़ा बहुत भी पढ़ा है ना, तो आपको ABFM का मॉड्यूल ए बहुत इजी लगेगा, ठीक है, क्योंकि पूरा एक कंप्लीटली मैनेजमेंट से रिलेटेड ये मॉड्यूल है, काफ़ी इजी है, और पूरा का पूरा जो मॉड्यूल है वो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, राइट। तो यहाँ पर मॉड्यूल ए के ही कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाली हूँ, ठीक है, राइट। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी मैंने लास्ट क्लास में भी आपको इसी के क्वेश्चन कराए थे, राइट, मॉड्यूल ए के। तो मॉड्यूल ए के ही क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज पीटर सेंच द फिफ्थ डिसिप्लिन द आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन नॉट सजेस्ट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, पीटर सेंच की एक बुक है, राइट, जिसमें उन्होंने टोटल 5 डिसिप्लिन के बारे में बताया है, ठीक है, टोटल 5 डिसिप्लिन। और ये जो 5 डिसिप्लिन है, ये कहीं ना कहीं लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की 5 डिसिप्लिन है, ठीक है। जैसे ये अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी। टीम लर्निंग, बिल्डिंग शेयर्ड विजन, मेंटल मॉडल, पर्सनल मास्टरी एंड सिस्टम थिंकिंग। तो पीटर सेंच की एक बहुत फेमस बुक है, राइट, और वो बुक है एक्चुअली, दैट इज फिफ्थ डिसिप्लिन, ठीक है। पीटर सेंच की जो फिफ्थ डिसिप्लिन करके बुक है, काफ़ी फेमस बुक है, और इसमें इन्होंने टोटल लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के 5 डिसिप्लिन के बारे में बताया है, ठीक है। अब ये पांचों डिसिप्लिन क्या है, बहुत फेमस बुक है। तो पहला डिसिप्लिन जो है, देखिए सबसे पहले ये देखते हैं। पहला डिसिप्लिन जो है वो है पर्सनल मास्टरी, मतलब किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। पर्सनल मास्टरी का मतलब क्या है? पीटर सेंज ने लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये 5 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी बताया है। उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि अगर कोई भी लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें ये 5 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। पहला क्या है? पर्सनल मास्टरी। पर्सनल मास्टरी का मतलब है कि जो भी आपकी एनर्जी है, जो भी आपका पेशेंस है, इट शुड बी रिलेटेड टू दी सम ऑब्जेक्टिव। मतलब हर पर्सन को किसी ना किसी स्किल में बहुत बेस्ट होना चाहिए। बेस्ट मतलब जैसे नॉर्मली कोई भी स्किल हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, लीडरशिप हो, कोई भी स्किल हो, उसमें आपको पर्सनल मास्टरी होना चाहिए। मतलब दैट मीन्स कि आपको अपनी पूरा जो एक एनर्जी होती है ना, एनर्जी लेवल, इट शुड बी फोकस्ड ऑन दी वन स्किल, राइट। सेकंड है मेंटल मॉडल। जैसे हालांकि देखिए बैंक में तो क्या होता है, बैंक में नॉर्मली ये कोशिश की जाती है कि हर एक पर्सन को हर किसी की नॉलेज हो, वर्सेटाइल हो। जैसे आपको पता है बैंक में नॉर्मली GBO का क्या जो करियर है वो ज़्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू स्पेशलिस्ट ऑफिसर, क्योंकि उनको हर एक काम आता है, राइट। बट यहाँ पे पीटर सेंज ने कुछ अलग कहा है, उनकी बात भी ठीक है कि हर एक चीज में कि आपकी, ठीक है, आपको काम भले ही सारा आता हो, बट एक काम ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका पूरी की पूरी आपकी एनर्जी वहां पर फोकस्ड हो। सेकंड है यहाँ पे आपका मेंटल मॉडल। मेंटल मॉडल का मतलब क्या है? मेंटल मॉडल आपका अजम्पशन है, ठीक है। मेंटल मॉडल आपका ये बताता है कि आपको कैसे अपने वर्ल्ड को समझना है एंड हाउ यू कैन टेक द एक्शन, ठीक है। ये आपका अजम्पशन बताता है कि किसी भी काम को लेके, किसी भी चीज को लेके आपके जो अजम्पशन है वो किस तरीके से होने चाहिए, ठीक है। मतलब दैट इज अ इमेजेस कि हाँ अगले 2 महीने में ये होने वाला है, अगले 3 महीने में ये हो सकता है, अजम्पशन, राइट। और यहाँ पर जो अजम्पशन होते हैं वो वर्ल्ड के अकॉर्डिंग होने चाहिए, जो भी आपके आसपास चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग। मेंटल मॉडल, बिल्डिंग अ शेयर विजन। यहाँ पे ये कहा गया है, पीटर सेंज ने ये कहा है कि हर एक व्यक्ति का एक
पर्टिकुलर जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उनका एक कॉमन विजन होना चाहिए। देखिए नॉर्मली होता क्या है, जो भी टॉप मैनेजमेंट का विजन होता है इट शुड बी कम्युनिकेटेड विद द लोअर लेवल मैनेजर ऑल्सो। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम लोअर लेवल मैनेजर से विजन को कम्युनिकेट करते हैं, मतलब हर किसी के दिमाग में एक एम होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए, चाहे आप टॉप लेवल पे हो चाहे आप लोअर लेवल पे हो। ठीक है, आपका एक विजन होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, क्योंकि देखिए कॉमन विजन जो होता है राइट, वो कहीं ना कहीं कमिटमेंट को फॉस्टर करता है। फॉस्टर मतलब कहीं ना कहीं सारे जो एम्प्लॉय है उनको पता है कि हमें अगले 5 साल में हमारी कंपनी का क्या विजन है राइट। तो वी ऑल विल बी वर्किंग टूवर्ड्स अचीव दो दैट विजन राइट, दैट विजन मिशन जो भी है। इसके बाद आता है टीम लर्निंग। आपने देखा होगा ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी व्यक्ति अकेले काम नहीं करता, हम हमेशा एक टीम में काम करते हैं। तो टीम लर्निंग का मतलब है इट इज द कैपेसिटी ऑफ मेंबर ऑफ अ टीम टू सस्पेंड द अजम्पशन एंड एंटर इनटू द जेन्युइन थिंकिंग टुगेदर। तो ये क्या बताता है, ये बताता है आपकी एज अ टीम मेंबर, ठीक है, आपको पूरी टीम को एक जैसी सोच रखनी चाहिए। जब भी हम किसी टीम में काम करते हैं तो हमारी कोशिश होना चाहिए कि हमारी जो सोच है, ठीक है, जितने भी टीम मेंबर है उनकी जो सोच है वो एक ही होना चाहिए, एक जैसा, मतलब हर एक व्यक्ति जो टीम में है वो एक जैसा ही सोचे। दैट मीन्स दैट इज अ टीम लर्निंग राइट, वी हैव टू थिंक टुगेदर। और सबसे लास्ट डिसिप्लिन है वो है आपका जो कि बाकी चार को जोड़ के रखता है, वो है आपका सिस्टम थिंकिंग। तो पीटर सेंज ने जो 5th डिसिप्लिन का नाम दिया है वो यही है, सिस्टम थिंकिंग। ठीक है, दिस इज योर 5th डिसिप्लिन। जो 5th डिसिप्लिन है वो आपका सिस्टम थिंकिंग है। ठीक है, तो ये आपके बाकी के जो 4 डिसिप्लिन है, टीम लर्निंग है, बिल्डिंग शेयर्ड विजन है, मेंटल मॉडल है, पर्सनल मास्टरी है, उन चारों को ये कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करता है, जोड़ के रखता है। ठीक है, तो पीटर सेंज की बहुत, ये एक्चुअली एक प्रोफेसर थे MIT के, पीटर सेंज, और इनकी एक बुक आई थी द 5th डिसिप्लिन, नॉर्मली MBA में पढ़ाते भी हैं, द आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ द लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें इन्होंने ये बताया कि कैसे आप अपनी सिस्टम थिंकिंग मेथड को, कंपनी को आप कैसे लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग योर सिस्टम थिंकिंग। जो कि सिस्टम थिंकिंग है राइट, उसको यूज करते हुए आप कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये इन्होंने बताया है। ठीक है, तो इनके जो बाकी के चारों डिसिप्लिन है उनको इंटीग्रेट करने का काम करता है सिस्टम थिंकिंग राइट। तो बहुत, मतलब जब MBA के टाइम पे ये पूरी की पूरी एक बुक है जो पढ़ाई जाती है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में, काफी अच्छी बुक है, अगर टाइम मिले तो पढ़िएगा जरूर। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या था, वापस आते हैं क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज पीटर सेंज डिसिप्लिन नॉट सजेस्ट, ठीक है, इनमें से कौन सा पीटर सेंज का 5th डिसिप्लिन नहीं है। शेयर्ड विजन है, बिल्कुल है ना। सिस्टम थिंकिंग है, क्योंकि सिस्टम थिंकिंग तो मेन कंपोनेंट है जो बाकी चार को भी जोड़ के रखता है। टीम लर्निंग है, यस है। तो यहाँ पे जो ट्रेंड कैपेसिटी है ये कहीं से भी 5th डिसिप्लिन नहीं है। तो आप अच्छे से यहाँ पे देख लीजिए राइट, जो 5th डिसिप्लिन है वो आपका सिस्टम थिंकिंग है। और पीटर सेंज ने अपने 5th डिसिप्लिन में यही बताया है कि नॉर्मली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम सिस्टम थिंकिंग मेथड को यूज करते हैं तो हम कंपनी को, किसी भी कंपनी को एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में बदल सकते हैं। और देखिए एक चीज और है, जो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना उनकी प्रोडक्टिविटी, उनका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे एग्जैक्टली सिस्टम थिंकिंग का मतलब क्या है। सिस्टम थिंकिंग का मतलब है हाउ द कॉन्सेप्ट टाई टुगेदर टू ड्राइव द चेंज। ठीक है, कि आपको बाकी चारों चीजों को कैसे टाई करके रखना है टू ड्राइव द चेंज। मतलब चेंज तो हमें लेके आना है, हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, और उसके लिए मुझे जो बाकी की 4 चीजें हैं, शेयर्ड विजन है, टीम लर्निंग है, पर्सनल मास्टरी और मेंटल मॉडल, चारों को मुझे जोड़ के रखना है। ठीक है, ये मेरा काम होना चाहिए।
राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। और मेंटल मॉडल आप समझ ही गए होंगे क्या होता है, इट इज रियलिटी, ठीक है, रिलेटेड टू द रियलिटी, कि हमारे जो भी अजम्पशन हो वो हवा में ना हो। देखिए कोई भी लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन अजम्पशन बनाता है, मेंटल मॉडल मतलब अजम्पशन बनाना, इट शुड बी बेस्ड ऑन द रियलिटी ऑलवेज। पर्सनल मास्टरी का मतलब है कि एक्चुअली व्हाट वी नो, किस चीज में हम मास्टरी है हमारी। टीम लर्निंग का मतलब है एवरी वन शुड बी वर्किंग एज अ टीम। और शेयर्ड विजन का मतलब है कि जितनी भी टीम मेंबर हैं उनको ये पता होना चाहिए कि हमें चेंज क्यों चाहिए और क्या चाहिए, ठीक है। देखिए जब तक आपके टीम मेंबर को यही नहीं पता होगा कि एग्जैक्टली क्या चेंज चाहिए, तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। बिल्डिंग अ शेयर्ड विजन, हर किसी का एक कॉमन गोल होना चाहिए, राइट। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे ये बिजनेस मॉडल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार दिसंबर में क्वेश्चन भी आया था यहाँ से। 4 मॉडल है, वैसे टोटल 9 या 10 मॉडल है जो मैं आपको पेड में पढ़ाऊंगी। प्रॉफिट पिरामिड मॉडल, टाइम मॉडल, स्विच बोर्ड मॉडल एंड इंटरप्शनल मॉडल, राइट। बताइए कौन सा किसको कनेक्ट करता है। मिक्स एंड मैच का ये क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स एग्जाम में आई थिंक आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है, ठीक है। मैं आप लोगों के आंसर्स भी देख रही हूँ, तो बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। राइट, देखिए यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट पिरामिड मॉडल है ये क्या कहता है। प्रॉफिट पिरामिड मॉडल ये कहता है कि जो कस्टमर है उन्हें सबसे पहले लो प्राइस प्रोडक्ट दिए जाते हैं और धीरे धीरे ग्रेजुअली उनको मूव किया जाता है एक्सपेंसिव प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। वेयर द बिजनेस अर्न दी हायर प्रोडक्ट प्रॉफिट, ठीक है। पहले कम दाम की चीज ऑफर करना और फिर धीरे 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 कस्टमर को हायर प्रोडक्ट पे स्विच करना। जैसे यहाँ पर आपकी बुक में एक जिलेट का एग्जांपल दिया है, राइट। जिलेट का जो ब्लेड आता है वो कितने का आता है, हार्डली पहले तो 1 रुपए का आता था, अभी आई डोंट नो कितने का है, ठीक है। तो नॉर्मली ब्लेड से एक ट्रिमर के तरफ शिफ्ट करना किसी को, ठीक है, ये जिलेट का पर्पज है। प्रॉफिट पिरामिड में हम पहले लो प्राइस प्रोडक्ट पकड़ाते हैं और अगर कस्टमर उसकी सर्विस से खुश है देन ही विल मूव टू दी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। सेकंड मॉडल है आपका टाइम मॉडल। टाइम मॉडल का मतलब है जहां पर हम टाइम के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे आपने देखा कि नोकिया, अगर हम फोन की बात करें तो नोकिया एक्चुअली कितना पीछे रह गया है ना, बहुत पीछे रह गया है नोकिया और बाकी की भी कंपनी जैसे मोटोरोला है, राइट। तो यहाँ पे इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि अगर, और या फिर कैमरे की अगर हम बात करें, कोडेक कैमरा एक बहुत पहले आता था 15 साल पहले, उन्होंने टाइम के अकॉर्डिंग कोई भी R&D नहीं की, कोई भी नई चीजों को वो लेके नहीं आए, ठीक है। तो क्या हुआ, वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए टाइम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, दैट इज हाउ फास्ट R&D हैपन्स, ठीक है, कि जो हमारी R&D है वो किस तरीके से होती है। फिर आता है स्विच बोर्ड मॉडल। स्विच बोर्ड में देखिए क्या होता है, स्विच बोर्ड में दिस मॉडल अलाउ अ फर्म टू एक्ट एज एन इंटरमीडियरी फॉर कनेक्टिंग मल्टीपल सेलर विद द मल्टीपल बायर। जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मतलब आपको बायर भी मल्टीपल मिलेंगे। जैसे अगर मुझे टीवी खरीदनी है या वॉशिंग मशीन खरीदनी है, मुझे वहां पे LG की वॉशिंग मशीन भी दिखेगी, मुझे वहां पे सैमसंग की वॉशिंग मशीन भी दिखेगी, मुझे वहां पे IFB की भी दिखेगी। मतलब आई कैन स्विच टू दी, अभी मेरे पास LG की वॉशिंग मशीन है, आई कैन स्विच टू दी सैमसंग, मे बी फ्यूचर में आई कैन स्विच टू दी IFB। तो स्विच बोर्ड मॉडल ये बताता है कि आपके पास मल्टीपल सेलर और मल्टीपल बायर का ऑप्शन होता है। जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, राइट, या फिर स्विगी, ये सब इसमें आते हैं। स्विच बोर्ड में आप स्विच कर सकते हैं। आज आपने इससे मंगा लिया अमेजोन से,
अमेजोन में आपने कोई और चीज मंगा ली, एक ही प्रोडक्ट, आप किसी और पे स्विच कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर मॉडल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है दिस मॉडल डील विद दी offering the specialized product or service to the client which are not attractive to the large competitor but have a potential of fast growth। जैसे यहाँ पर देखिए टाटा क्या करता है, टाटा ने 1 mg को एक्वायर किया, तो यहाँ पे क्या होता है, इन्होंने खुद कोई भी फार्मा से रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं बनाया, इन्होंने क्या किया, एंटरप्रेन्योर मतलब ये ज्यादातर इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्होंने क्या किया, 1 mg में इन्वेस्ट किया, ठीक है। And now they are offering the specialized product or service to the client which are not attractive to the large competitor but have potential of fast growth। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर निकल के आता है दैट इज ए। तो प्रॉफिट पिरामिड का मतलब होता है यहाँ पे, प्रॉफिट मतलब देखिए इस तरीके से जाता है ऐसे, राइट, कि पहले आप थोड़ा सा छोटा प्रोडक्ट देते हैं बट आपकी रीच ज्यादा होती है, फिर आप क्या करते हैं, धीरे धीरे कस्टमर को जब आप उसको आपका एक लोअर प्राइस प्रोडक्ट पसंद आने लगता है तो ही विल स्विच टू दी हायर प्रोडक्ट एज वेल। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे बी का 2, टाइम के साथ में चेंजेस लाना, हाउ फास्ट R&D हैपन। स्विच बोर्ड का मतलब है जहां पर आपको मल्टीपल सेलर मिलते हैं, मल्टीपल बायर मिलते हैं, और एंटरप्रेन्योर मॉडल का मतलब होता है जहां पर आप खुद प्रोडक्ट नहीं बनाते बट आप यहाँ पर क्या करते हैं, यू आर सर्विंग टू दी क्लाइंट बाय ऑफरिंग दी स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है, राइट। चलिए क्वेश्चन 3 पे आते हैं। एक बहुत फेमस वर्ड है, आपकी बुक में ही दिया है जब हम लोग चेंज मैनेजमेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, चेंज मैनेजमेंट, इसमें उन्होंने ये दिया है देयर इज नथिंग परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। ठीक है, देखिए मतलब एक बहुत इन्होंने एक काफी एक गहरी बात बोली है कि कुछ भी लाइफ में परमानेंट नहीं होता एक्सेप्ट चेंज के, मतलब एक तरीके से उन्होंने ये बोला है कि चेंज लाइफ में होते ही रहते हैं। ठीक है ना, लाइफ में जो चेंजेस होते हैं वो फ्रिक्वेंटली होते रहते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट कि आपको जो भी लाइफ में चेंज हो रहा है उसको अडॉप्ट करना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वर्ड दिया है ये किसने दिया है, राइट, राइट, तो ये वर्ड जो है वो किसने दिया है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है। यहाँ पर एक बहुत फेमस ग्रीक फिलोसोफर थे, हरक्युलिस। ठीक है, नाम बड़ा डिफिकल्ट है, तो ये ग्रीक फिलोसोफर थे, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ये कहा है कि हमारी लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, केवल चेंज परमानेंट होता है। तो इन्होंने एक तरीके से ये बताया है चेंज के बारे में कि जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है उसको अपनाना सीखिए। ठीक है, ये ग्रीक फिलोसोफर थे, एक सेकेंड, ही इज द ग्रीक फिलोसोफर, और इन्होंने ये कहा है कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है उसको अपनाना सीखिए। ठीक है, जितनी जल्दी आप अपनी लाइफ में जो भी चेंजेस हो रहे हैं अगर आप उनको अडॉप्ट कर लेते हैं, अपना लेते हैं, तो आपकी लाइफ उतनी ही ज़्यादा इजी रहेगी आपके लिए। ठीक है, ऐसा इन्होंने बताया। तो यहाँ पर मैंने आपको टोटल काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट कराए, स्पेशली जो पीटर सेंच का कॉन्सेप्ट है, यहाँ से केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, राइट। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं कि बैच जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको जाना है अड्डा 24/7 पर, देखिए दिस इज द अड्डा 24/7, यहाँ पर आपको जाना है, और यहाँ पर जाने के बाद आपको जाना है JIB एंड CIB की कैटेगरी में। यहाँ पर CIB जून 2024 है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जोश बैच है और जील बैच है। जील बैच में मैं ABFM नहीं पढ़ाती हूँ, वहाँ पे निहारिका मैम पढ़ाती हैं, मैं हिंदी मीडियम में पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पर आपको बाय नाउ पर जाना है और Y666 ये कोड आपको अप्लाई करना है। द प्राइजेस 80% का यहाँ पर आपको अभी डिस्काउंट नजर आ रहा होगा, और ये डिस्काउंट आपका और भी कम हो जाता है जब आप अड्डा का ऐप यूज कर लेते हैं तब। ठीक है, तो जैसे आप अड्डा का ऐप यूज करते हैं ये जो डिस्काउंट है ये और भी कम रह जाता है। ठीक है, मतलब डिस्काउंट ज़्यादा हो जाता है 80% का, और प्राइस कम हो जाता है 5039 से। तो ये बैच अभी आपका रिसेंटली कल ही स्टार्ट हुआ है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसमें डिटेल क्लासेस आपकी 8 मई से स्टार्ट होने वाली हैं। कल मैंने स्टार्ट किया था
ABM, और वहां पर हमने देखा था कि ABM में क्या क्या चीजें हैं, सिलेबस क्या है, ओरिएंटेशन टाइप का क्लास था, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आप महापैक ज्वाइन करें, राइट, सो दिस इज द CIB महापैक 2.0। यहाँ पर आपको बाय नाउ पर जाना है, वैलिडिटी टोटल 12 महीने की है, Y666 अप्लाई करना है, और प्राइस है यहाँ पे आपका 6823। ये प्राइस आपका और भी कम हो जाता है जब आप अड्डा का ऐप यूज करते हैं, और 80% आपको डिस्काउंट मिलेगा जब आप ऐप यूज करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन लेके मैं आती रहूंगी आपके साथ, और जुड़े रहिए, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।